मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात होगी यकीनन इस रीजन के हवाले से जिसमें चाइना, पाकिस्तान और हिंदुस्तान शामिल है और बाज़ औक़ात अमेरिका का ज़िक्र भी आता है क्योंकि उनका भी आना-जाना लगा रहता है, कभी अफ़गानिस्तान में तो कभी चाइना की वजह से, कभी क्वाड का हिस्सा होने की वजह से। तो इन चीज़ों के ऊपर और ताइवान के साथ जो कुछ चल रहा है चाइना का, इसको भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और इस डिस्कशन में मुझे जॉइन कर रहे हैं डिफेंस एनालिस्ट फ्रॉम इंडिया। आप लोग सब जानते हैं मेजर रिटायर्ड गौरव आर्या साहब। मेजर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू फ़खर साहब, बुलाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मेजर साहब, एक तो ये बताइएगा कि जिस तरीके से चाइना ने ताइवान में नैन्सी पेलोसी आई चली गई, लेकिन उसके बाद एक मतलब वॉर एक्सरसाइजेस अराउंड ताइवान और ये सारी चीज़ें चल रही है। क्या करना चाहता है चाइना के मतलब अब तो शाम गुज़र गया ना, वो हमारे यहाँ कहा जाता है कि जी लकीर पीटने से क्या फ़ायदा, नैन्सी पेलोसी आई चली गई, बस खत्म हो गई बात। अब क्या चाइना अमेरिका को कोई मैसेज देना चाहता है, हिंदुस्तान को देना चाहता है या मतलब उनको थोड़ा-सा दबा के रखना चाहता है ताइवान को? थैंक यू फ़खर साहब, शो में बुलाने के लिए। मैं बहुत शुक्रिया। इसको इसको 3 पार्ट्स में बाँटूँगा, 3 हिस्सों में इस आंसर को बाँटूँगा। सर। पहले जो चाइना की ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी हम पिछले 15-20 साल से देख रहे हैं, राइट। वो फ़खर साहब वो स्लो हो गई है। लेकिन यस। खर्चे खर्चे वही हैं। बिल्कुल। अब जैसे वो नवाब होते थे लखनऊ में ना कि अवध में नवाब होते थे तो जी, जी। कहते थे कि इनकी इनकी रियासत चली गई लेकिन खर्चे तो वही है नवाबियत बिल्कुल। के। तो ज़मीन बेच के ज़ेवर खरीदे, ज़ेवर बेच के घर खरीदा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि चाइना उस नहज पे पहुँच गया, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा। राइट। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो रियल एस्टेट क्राइसिस है जो चाइना में हुआ है, अभी भी अनफोल्ड कर रहा है अनफॉर्च्यूनेटली। और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि चाइना की इकोनॉमी की जो ग्रोथ को जिसने स्लो डाउन कर दिया है, जी। उससे क्या हुआ है कि हर एक चीज़ पे इम्पैक्ट पड़ा है, नंबर 1। राइट। नंबर नंबर 2 जो है, और ये सब ताइवान से कनेक्टेड है। नंबर 2 जो है, जी। चाइना की जो सरकार है, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, और जी। चाइना के लोग जो आवाम है चाइना के, उनके बीच में करार है। वो करार क्या है फ़खर साहब? वो जी। करार ये है कि हम तुम्हें इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी देंगे, हम तुम्हें एक एक किस्म का एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देंगे और तुम अपना मुँह बंद रखोगे, तुम राइट। सवाल-जवाब नहीं करोगे। सही। बोलने की आज़ादी तुम्हें नहीं होगी। जी। तो ये करार तभी तक चल सकता है जब तक आप लोगों को वो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी देते रहें। जहाँ उनकी ज़िंदगी में खलल पड़ता है, उनकी ज़िंदगी में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा-सा लो होता है, जी। तो तब एट दैट पॉइंट इन टाइम फ़खर साहब लोग सवाल-जवाब कहना, जैसे कि जब कोरोना का क्राइसिस हुआ और उन्होंने शहर के शहर बंद कर दिए, तो काफ़ी लोगों में आक्रोश था, काफ़ी गुस्सा था लोगों में, और राइट। लोगों ने फिर गलत तरीके से रिएक्ट करा। अब नैन्सी पेलोसी की बात कर लेते हैं ताइवान को लेके। अब ये जी। ताइवान का तो कुमिंतांग का मसला है ये, और जब से वो लोग वो लड़ाई-वड़ाई हार के अपनी चांग काई शेक आ गए और उन्होंने इस आइलैंड को बसा लिया और ताइवान जी। बोला कि ये हमारा मुल्क है। ये सभी जानते हैं, आप बेहतर जानते हैं मुझसे कि वन चाइना पॉलिसी के बरखिलाफ है, बिल्कुल। अगर कोई भी ताइवान को इंडिपेंडेंट कंट्री मानता है। अब राइट। हुआ ये है, सबसे बड़ी बात ये हुई है कि दुनिया वैसे ही बहुत परेशान है चाइना से। हाँ। अ, क्योंकि डेट डिप्लोमेसी, कर्ज़े हाँ। देना, बिल्कुल। फिर उसके बाद लोगों की ज़मीन हथिया लेना, पहली चीज़। जैसे एक ज़माने में सूदखोर साहूकार हुआ करते थे पुराने ज़माने में, जी। कि नस्ल दर नस्ल लोग सूद चुकाते रहते हैं, लेकिन जो असल होता है, हुँ। असल कभी नहीं जाता। असल वैसे वैसे ही खड़ा रहता है, बिल्कुल। 4-5 पुश्तें चले। हाँ, आपने सुना होगा पुराने ज़माने में लोग बहुत कहते थे। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, तो बात ये है कि ये ऐसे ही हैं जैसे कि वडेरे होते हैं या बड़े-बड़े चौधरी, दे हैव दैट सेम माइंडसेट। जी। अब क्या हुआ है कि इन्होंने बोला, इन्होंने इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ कर दिया, चाइना को ऐसा लगता था फ़खर साहब कि हम इतना प्रेशर डालेंगे और अमेरिका बैक आउट कर जाएगा। हुँ। एस्टिमेट होता है ना, आप यस, जब यस। आप जब हाँ, बिल्कुल। आप जब जुआ खेलते हैं ना, तो आपको लगता हुँ। है कि मैं ये दाँव चलूँगा तो फिर ये हो जाएगा। आपका एक एस्टिमेट रहता है, तो चाइना का राइट। एस्टिमेट था कि हम ये बोलेंगे कि देखना तुम्हारी नस्लें दर नस्लें ज़लील और रुसवा हो जाएँगी और तुम लोग हुँ। परेशान हो जाओगे और हम तुम्हें जी। नस्त-ए-नाबूद कर देंगे और मार डालेंगे फलाना-फलाना। तो जी, चाइना जी। ने काफ़ी डायलॉगबाज़ी करी। नैन्सी पेलोसी
फिर भी जहाज लेके उतर गई। बिल्कुल, यहां तक बोला गया था कि इनके जहाज को उड़ा देंगे। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। इनका मीडिया जो कि हाईली स्टेट कंट्रोल्ड है, उनका सोशल मीडिया जो कि स्टेट कंट्रोल्ड है, वहां पे बड़ी आवाजें उठ रही थी कि साहब नैन्सी पेलोसी अगर उतरी तो उसका जहाज हवा में उड़ा देंगे। अच्छा, नैन्सी हुँ, पेलोसी आई, 1 डेढ़ 2 दिन रही, जितना उसको रहना था, चली भी बिल्कुल, गई वहां पे। अब ये, जैसे आपने बिल्कुल ठीक बोला कि सांप चला गया, अब लकीर पीट रहे हैं ये लोग। बिल्कुल, तो ये लोग लकीर पीट रहे हैं, ये इज्जत बचाने के लिए पीट रहे हैं ओके। दुनिया के सामने, जी, जी, कि देखो यार, हम ये कर देंगे। ये अभी भी ये नहीं समझ रहे कि दुनिया कह रही है। इंडिया ने भी यही करा था। इंडिया ने इंडिया ने यही करा था चीन के साथ जी, बहुत पहले, जब वो आया था गलवान में 2 साल पहले, 2 ढाई साल पहले, जब गलवान में आया बिल्कुल। था चाइना। तो उसको लग रहा था कि इंडियन आर्मी ऐसे देख के ना डर के मारे गला सूख जाएगा सबका। हुँ, ऐसा हुँ, नहीं हुँ, नहीं बिल्कुल, नहीं हुआ। यस, और अभी वहां पे खड़े हैं। बिल्कुल। तो बार बार चाइना दुनिया को बोलता है कि तुम देख लेना, मैं आऊंगा, फिर देख लेना। लोग कहते हैं ठीक है भाई, अब तू आ ही जा फिर। इतना बोलता है ना, शेर आया, अब आ बिल्कुल, जाओ जरा बिल्कुल। एक बार, जी, आ जी। जाओ जरा एक बार। तो ये चीजें हुई हैं। तो जी फ़खर साहब, आप कुछ कह रहे थे? अच्छा, मुझे ये चीज़ मतलब पूछनी है कि मतलब एक्सरसाइज़ेज़ शुरू कर ली, मिसाइल जो है वो कुछ जापान के एरिया में भी गिरा और बहुत सारा, तो वो ये मतलब बताना चाहता है, मतलब जो आप बात कर रहे हो, और बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये वाली बात कर रहे हैं कि भई ये अब ठीक है, आपने जो कुछ करना है करें, लेकिन अब उसका कोई फ़ायदा शायद नहीं है। अब वो चीज़ हो चुकी है जो होनी थी, और आपने मना हुँ। करना था लेकिन वो मना नहीं हुई, वो मैडम आई, अपना विज़िट किया और उसके बाद चली गई। तो अब ये क्या करना चाहते हैं कि अमेरिका को कुछ बताना चाहते हैं कि नहीं, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन शायद हम किसी और टाइम के लिए हमने रखा हुआ है, ऐसा है? या फिर बस वैसे ही अपने लोगों को या अपनी फेस सेविंग के लिए सारी ड्रामेबाज़ी चल रही? ऐसा होता है फ़खर साहब, जब गली मोहल्ले की लड़ाई होती है ना, हुँ। तो क्या होता है कि जैसे 2 लड़कों में लड़ाई हो गई, तो जो पहले थप्पड़ मार देता है ना, वो जीत जाता है। फिर बाकी लोग बीच में उसका बच-बचाव के लिए आ जाते हैं, छुड़ाने के लिए आ जाते हैं। अरे लड़ो मत, लड़ना बुरी बात है। लेकिन जिसने पहले हाथ छोड़ दिया, अमेरिका ने पहले हाथ छोड़ दिया। अब दुनिया क्या होगा कि जितने दिन बीत रहे हैं ना, जी, जी। जितने दिन बीत रहे हैं, अब 1 हफ्ता बीत गया। जी, जी। अब एक समय आएगा कि 2 हफ्ते बीत जाएँगे, 3 हफ्ते, जी। 1 महीना। फिर होगा क्या? ये चाइनीज़ अपनी एक्सरसाइज़ेज़ करता रहेगा दिखाने के लिए अपने लोगों को। ये जी, बिल्कुल। बेसिकली चाइना किसको दिखा रहा है? दुनिया को तो दिखा रहा है, लेकिन अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को भी दिखा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। और अमेरिका को पता है कि चाइना ज़्यादा कुछ नहीं करेगा। हाँ, काफ़ी कि हमने इनको ब्लॉकेड कर दिया है और साल भर तक हम प्रेशर डाल के रहेंगे, ये सब हाँ। ड्रामा चाइना करेगा। लेकिन क्या चाइना ताइवान की सरज़मीन पे अपने फौजी उतारेगा? मुझे नहीं लगता कि हुँ, उतारेगा। मुझे नहीं लगता कि, यस, क्योंकि असली बात वही है, बिल्कुल, जो बिल्कुल सही। जो रशिया ने यूक्रेन में करा। राइट, 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 हाँ, राइट, बिल्कुल सही। अच्छा, तो मतलब जो रशिया ने तो कर लिया, रशिया ने कहा हमने करना है, सो उन्होंने कर लिया, उन्होंने किसी की नहीं सुनी। लेकिन उसके मुकाबले में जब हम चाइना को देखते हैं, तो चाइना की पॉलिसी शायद और तरह की है, और ये भी कहा जाता है कि इन्होंने कभी डायरेक्टली जंगें तो लड़ी नहीं है किसी के साथ। अमेरिका ने जो जो भी कह दे, किसी और की ज़मीन पे जाके लड़ी होगी अमेरिकन फ़ोर्सेज़ ने जंगें, लेकिन अमेरिकन फ़ोर्सेज़ ने लड़ी हैं। हिंदुस्तानी फ़ौज ने लड़ी है, पाकिस्तानी फ़ौज ने लड़ी है, कोई हारा, कोई जीता, लेकिन लड़ी है, एक-दूसरे के सामने आमने-सामने खड़े हुए हैं। तो ये तो ये भी कहते हैं कि जी ये तो कभी लड़े नहीं है, तो इसलिए इनकी मतलब इस तरह की कैपेबिलिटीज़ नहीं है। शायद वेपन्स बड़े-बड़े होंगे इनके पास, सब कुछ होगा, लेकिन फ़ौज को भी तो लड़ना तो फ़ौज को ही होता है ना, मशीन खुद तो नहीं लड़ती। जी। अ, फ़खर साहब, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो चाइना को भी पता है कि जी, इन्वेजन ऑफ ताइवान इनके लिए बड़ा जी। महँगा पड़ेगा। एक तो वो जो सीज़ हैं, जहाँ से ये लोग जी, बिल्कुल। इन्वेड करेंगे, वो बड़े ट्रेचरस हैं, वो बड़े तूफ़ान, आंधी-तूफ़ान, पत्थर-वत्थर, बहुत ज़्यादा मामला ख़राब है। जी। और ये इसके 2 विंडोज़ हैं साल में, जो 2 विंडोज़ मैंने ऐसा सुना है, जो मैंने स्टडी करी है, जी, कि जी। 2 विंडोज़ खुलते हैं जिसमें आप अटैक कर सकते हैं। आप ऐसा ओके। हाँ, ऐसा नहीं है कि मुँह उठाया, बोला कि चलो बॉस, कल नाव डाल दो, देखते हैं क्या सही, करना है। सही। ये नहीं होता है। ये बेसिकली क्या होता है कि उसमें 2 विंडोज़ हैं। अब जी। फ़खर साहब, क्या है कि जो 2 विंडोज़ हैं, वो विंडोज़ आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेंगी अटैक। दूसरी चीज़, इसमें एम्फिबियस लैंडिंग का चाइना की वो कैपेबिलिटी नहीं है, जो अच्छा। एम्फिबियस लैंडिंग इसके लिए चाहिए। हुँ। तीसरी जी। चीज़ ये है कि इसके लिए लॉजिस्टिक्स बहुत ज़बरदस्त चाहिए। आप किसी और ओके। मुल्क में जा रहे हैं, तो लॉजिस्टिक्स आपको ज़बरदस्त चाहिए। चौथी चीज़ जो आपने बोली थी कि वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी नहीं है। जी। पाँचवीं चीज़ जो है कि जो ताइवानीज़ हैं, वो अपने मुल्क के लिए लड़ रहे हैं, और जो अपने मुल्क के लिए लड़ता है, हुँ। वो फिर जान लगा के लड़ता है। बिल्कुल। अ,
ये देखिए ना, लोग अक्सर ये कहते हैं कि अफगानों पे कभी किसी ने कब्जा नहीं करा, हाँ, बिल्कुल। ऐसा यस। कहते हैं। मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ। जी, जी। अ, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ अफगानों पे किसी ने कब्जा नहीं करा। ये तो एक कहानी बन गई कि अफगानों पे किसी ने कब्जा नहीं जी। करा। महाराजा रणजीत सिंह ने करा था एक बार। सिख जो साम्राज्य था, सिख एम्पायर ने काबुल में खालसा आर्मी ने अपना झंडा फहराया था। काबुल वाज अंडर एट वन पॉइंट इन टाइम अंडर महाराजा रणजीत सिंह। ओके। अ, हाँ, खैर दैट इज अ सेपरेट थिंग, वो जी, बात अलग है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि फ़खर साहब, वियतनाम में अमेरिका हार गया। बिल्कुल। अफ़गानिस्तान में रूस और अमेरिका को बहुत टफ टाइम मिला। जी, इंडिया को श्रीलंका में बहुत टफ टाइम मिला। जी। ऑपरेशन पवन में हमारी काफ़ी जी, जी। कैजुअल्टीज़ हुई। जी, तो बिल्कुल। फ़खर साहब, कहने की ये बात है सर कि आप किसी और के मुल्क में जाके लड़ते हैं, बहुत नाक से खून निकलता है। इट्स आप कितने बड़े तीसमार खान हो, आप कितने बड़े तीसमार खान, आप बिल्कुल। अमेरिका हो, आप चाइना हो। चाइना गया था 1979 में वियतनाम में, चाइना को इतनी मार मारी कि आज तक चाइना के जो सूजन है वो तो अभी तक नहीं गई है, बिल्कुल। जो चेहरे की। तो आप किसी और कोई भी मुल्क हो, वो आपसे 5 गुना छोटा मुल्क हो, आप उसके अंदर घुसते हैं। इराक में क्या हुआ? बिल्कुल। अमेरिकन की कितनी कैजुअल्टीज हुई? इराकी आर्मी खत्म हो गई, जो बाथ हाँ। पार्टी थी वो खत्म हो गई, सद्दाम हुसैन को फांसी पे। लेकिन जब इराकी मिलिशिया या इराकी टेररिस्ट ने या इराकी जो पुराने इराकी आर्मी के थे, जी, इराकी जी। जनरल्स थे, व्हिच बिकेम द कोर ऑफ द इस्लामिक स्टेट एंड द अल कायदा, यस। जब उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर शुरू करा, जब उन्होंने जी। फाइटिंग इन बिल्ट अप एरिया शुरू करी, तो कितने अमेरिकन मारे गए? राइट। तो बिल्कुल। कहने की बात यह है कि आप किसी और के मुल्क में जाके इंडेफिनिटली फाइट नहीं कर सकते। तो ये इ 4-5 रीज़न थे जो मैं आपके साथ वजूहात में शेयर ओके। करना चाह रहा था। बड़ा मुश्किल है। जी। बिल्कुल सही है। अच्छा मिर्ज़ा साहब एक चीज़ और है मतलब इस रीजन में अगर हम आते हैं पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश, श्रीलंका की तरफ तो एक चाइनीज़ शिप ने आना था 11th ऑफ अगस्त को उसको मना किया गया था। हालाँकि उसको उसके बारे में ये खबरें आ रही थी कि वो अपने एरिया से निकल चुका था और उसने आना था हम्बनटोटा उसके पोर्ट के ऊपर। उसको हिंदुस्तान ने कहा कि हमें बड़े कंसर्न्स हैं इसके आने पे क्योंकि स्पाइंग करेगा या इस तरह की चीज़ें करेगा, उसको मना किया गया। उसके बाद फिर पाकिस्तान के शिप ने ढाका पे डॉक होना था उसके पोर्ट पे, उसको मना किया गया। क्या मतलब दोनों में एक तो मुझे थोड़ा-सा बताइएगा कि क्या कंपैरिज़न क्या था दोनों में? क्योंकि दोनों शिप जो है वो चाइनीज़ एक तो चाइनीज़ था और एक पाकिस्तान नेवल का था लेकिन मेड बाय चाइना थे। तो क्या वजूहात क्या थी दोनों के मना करने की मेन? अ, देखिए, कुछ इंडिया के कंसर्न्स हैं कि जो पाकिस्तानी शिप था, पीएनएस तैमूर था उसका नाम। जी, बिल्कुल। और जो चाइनीज़ शिप था, मैं उसका नाम प्रोनाउंस नहीं कर सकता। तैमूर मैं प्रोनाउंस कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो मैं पता नहीं क्या मेरे दिमाग से निकल जी, गया, जी, बट जी। वो पीएनएस तैमूर था, फ्रिगेट है जी। आप लोगों का, चाइनीज़ मेड है और आई थिंक कुछ साल पहले ही कमीशन हुआ है वो। जी, तो बिल्कुल। वो जब डॉक कर रहा था तो इंडिया, देखिए इसमें 2-3 वजूहात हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जो इंडिया को ये खदशा है कि ये स्पाइंग के लिए और एक्टिविटीज़ के लिए अ, यूज़ हो सकता यहाँ पे। अब देखिए जी। ना, जहाँ तक श्रीलंका की बात है, इंडिया में ये भी बातें हुई हैं ना हमारे थिंक टैंक्स में कि भई आप एक बात बताइए, जब श्रीलंका में आग लग रही थी तब तो आप गायब थे। हाँ, बिल्कुल, श्रीलंका में जब लोगों के पास खाने को खाना नहीं था तब आप गायब थे। बिल्कुल। जब वहाँ पे पेट्रोल नहीं था, जब लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल रही थी, जब बच्चों को दूध नहीं मिल रहा था, लोगों के माँ-बाप को दवाइयाँ नहीं मिल रही हाँ, थी, तब बिल्कुल। चाइना कहाँ था? वही चाइना जिसने ये पुराने जो रेजिम थी श्रीलंका की, उसके प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के साथ बड़ी-बड़ी फ़ोटो खिंचवाई कि हम आपके हाँ, ऐसे दोस्त हैं कि बिल्कुल आप ऐसे दोस्त ही नहीं आपको कहीं मिलेंगे। अब आप कहाँ चले गए? अब आप यहाँ पे आए हैं, क्यों आए हैं? अच्छा, एक तो ये चीज़ हो गई, ये तो जी। डिस्कशन का पॉइंट हो गया। जी, जी। दू असली बात ये प्रैक्टिकल चीज़ ये है कि इंडिया लुक्स एट श्रीलंका एज़ अ कंट्री दैट इज़ विदिन इट्स स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। और वहाँ पे ज़ाहिर-सी बात है कि इंडिया वुड लाइक टू सी फ्रेंडली नेशंस कमिंग, जिसको इंडिया फ्रेंडली नेशन समझता है। ओके। तो ये जो चीज़ है फ़खर साहब, ये हमें नोट करनी पड़ेगी कि किस तरीके से अ, इंडिया ये कर रहा है और किस मंशा से। इंडिया का इरादा क्या है? इंडिया का इरादा है एज़ फार एज़ पॉसिबल, और ऐसी बात मैं नहीं कर रहा कि इंडिया हर समय कामयाब होगा। हो सकता है कि कल पाकिस्तान का शिप वहाँ पे डॉक करे, हो सकता है चाइनीज़ शिप वहाँ पे डॉक करे। जी, लेकिन आज की तारीख में डॉक नहीं करा है और उसका ये कारण ये है कि इंडिया को ऐसा लगता है
इंडिया को ऐसे खदशात हैं जी, कि इनसे कुछ गड़बड़ होगी, स्पाइंग होगी। जी, जी, बट एंड में एक जो पॉइंट है ना, जी, सच तो वही है, ये लड़ाई वर्चस्व की है, चाइना और इंडिया के बीच में। राइट। और इंडिया हैज़ increasingly over the past 10-15 years started seeing Pakistan as an extension of China. हुँ, इंडियन थिंक टैंक्स हैं, इंडियन जनरल्स हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, वो धीरे-धीरे मैं बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, एक ज़माने में हमें बोलते थे कि चाइना टू द ईस्ट एंड पाकिस्तान टू द वेस्ट। ओके, ये हमें कहा जाता था कि चाइना टू द ईस्ट एंड ओके, पाकिस्तान टू द वेस्ट। राइट। अब हम लोगों को ये बोला जाता है कि चाइना टू द ईस्ट एंड चाइना टू द वेस्ट। क्योंकि वहाँ पे इतने चाइनीज आ गए हैं और वहाँ पे गवादर पोर्ट में चाइनीज नेवी के शिप्स रुकते हैं, जी, वहाँ पे उनका बिल्कुल। रडार स्टेशन है, दुनिया भर की चीजें हैं, तो उनके फ्यूल डंप्स हैं, उनके एमुनिशन हुँ, डंप्स हैं। तो जाहिर सी बात है कि चाइना इज एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर ग्वादर। दैट इज अ चाइनीज बेस। परमानेंट बेस ना हो, वहां पे डॉक तो करती है, रिफ्यूलिंग होती है चाइनीज सबमरीन्स की, वॉरशिप्स की। इसलिए जी, चाइना टू द ईस्ट एंड चाइना टू द वेस्ट, तो हम उस सेंस में ओके। तैयारी कर रहे हैं। ओके। अच्छा तो मतलब एक चीज़ और भी है कि आप लोगों को लगता है कि अगर कल को चाइना के साथ दोबारा कोई क्लैश होता है हिंदुस्तान का, तो पाकिस्तान की तरफ से भी कोई मतलब थ्रेट फ़ील किया जाता हो हिंदुस्तान में कि हाँ यार, ये तो सिर्फ़ ये नहीं होगा कि मतलब उस तरफ से यानी लद्दाख की साइड से या जो एलएसी है आप लोगों का, वहाँ से प्रॉब्लम तो होगी जो अगर अगर कोई ऐसी चीज़ सिचुएशन क्रिएट होती है, लेकिन एलओसी के ऊपर भी ऐसा कुछ हो सकता है? फकर साहब, एलओसी के ऊपर या एलएसी के ऊपर जी, मकसद वो नहीं है। जब हम लद्दाख की बात करते हैं ना, लद्दाख जी, इज वन ऑफ द वेरी वेरी रेयर प्लेसेस जहां पे एलएसी एंड एलओसी दोनों हैं। ओके, गलवान जो है उसके पार चाइना है, जी, तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो गया। लेकिन कारगिल है, जिसके बिल्कुल, दोनों फौजों की लड़ाई हुई थी, पाकिस्तान और इंडिया, बिल्कुल, वो बिल्कुल। लाइन ऑफ कंट्रोल है। तो जी, लद्दाख के एरिया में एलओसी भी है, एलएसी भी है। राइट, राइट, राइट। तो पहली चीज हुँ, ये ओके। एस्टिमेट यही रहता है कि अगर पाकिस्तान अगर अटैक करेगा तो चाइना भी वहां से प्रेशर डाल सके, चाइना अटैक करेगा तो पाकिस्तान भी प्रेशर डाल सके। देखिए, हुँ, हुँ, हमें हुँ। नहीं लगता, हमारा ये नहीं मानना है कि इंडिपेंडेंटली पाकिस्तान अटैक करेगा। ओके, इंडिपेंडेंटली, क्योंकि अभी ऐसे हालात नहीं है बिल्कुल, पाकिस्तान के कि वो डिप्लोमेटिकली या फाइनेंशियली, क्योंकि लड़ाई एक बहुत महंगा सौदा होता है बिल्कुल। और सबके बस का रोग भी नहीं होता है कि जब उसके लिए पैसे बहुत लगते हैं। जी, अगर वॉर हो जाती है तो इंडिया की इकोनॉमी भी इंपैक्ट होगी, चाइना की इकोनॉमी भी इंपैक्ट होगी। बिल्कुल। अ, लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं ये कहना चाहता हूँ फकर साहब कि अ, जो टू फ्रंट वॉर की आप हिंट कर रहे हैं, टू फ्रंट जी, वॉर जी, का, जी, बिल्कुल। इसके लिए तैयार तो रहना पड़ेगा फकर साहब। हुँ, हाँ, इफ वी थिंक दैट पाकिस्तान इज एन एक्सटेंशन ऑफ चाइना, इफ वी थिंक दैट पीएनएस तैमूर, मैं एक हुँ, एक थिंकिंग की ओके। बात बोल रहा हूं मैं। जी, जी, अगर अगर हम ये मानते हैं कि पीएनएस तैमूर पाकिस्तान नेवी का है ही नहीं, जी। हम मानते हैं कि वो चाइनीज नेवी का शिप है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, क्योंकि अगर पीएनएस ओके, तैमूर को कुछ भी मिलता है इंटेलिजेंस, तो चाइना के साथ इमीडिएटली शेयर करेगा। जैसे कि ओके, ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए जब रेड हुई थी, वो जो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर गिरा था, उसकी टेक्नोलॉजी सीधा का सीधा चाइनीज के बिल्कुल, पास गई एक्ज़ैक्टली, इमीडिएटली। विद इन यस, 48 आवर्स, 72 आवर्स, इट वाज विद द चाइनीज। तो बिल्कुल। हम ये मान के चलते हैं, तो ये इंडिया सीज पाकिस्तान इज एन हुँ, एक्सटेंशन ऑफ चाइना। हुँ, 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 हुँ। और राइट, इतना डेट ट्रैप में चाइना ने फंसा दिया है पाकिस्तान को। जी, बाकी सब तो डिसेंट है ना। अमेरिकन अमेरिकन तो कभी ये नहीं कहते लाओ पैसा, नहीं, हमने जो दिया था। बिल्कुल, एग्री, अमेरिकन जबकि सबसे ज्यादा गालियां अमेरिकन को पड़ती हैं पाकिस्तान में। बिल्कुल, आ, बिल्कुल। इंडिया के बाद, इवन इंडिया से पहले ही पड़ती होंगी उनको बेचारों को। तो सबसे इंडिया को मैंने इस ज्यादा तरह नहीं सुना जितना कि अमेरिका मेंबरों पे बैठ के मौलाना हज़रात जुम्मे को हिंदुस्तान का नाम शायद ही आपको अगर 10 मस्जिदों में सुनेंगे तो शायद एक में सुनाई देगा, लेकिन 9 में आपको इज़राइल और उसके साथ अमेरिका का नाम लाज़मी आपको सुनने जी, को मिले। जी। जबकि पाकिस्तान की इकोनॉमी में अमेरिका का बहुत हाथ रहा है, 70 साल से हाथ रहा है, अब भी बहुत है। 70-75 साल से। जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। लेकिन बात ये है कि चाइना ने जो हुक है ना, जो मछली का काँटा होता है ना, जो हुक जी, होता है, जी, जी। जो मुँह में फँसता है, वो पाकिस्तान में इतने फँसा रखे हैं कि अगर कल चाइना कहता है कि, मैं एक एग्ज़ाम्पल मैं ये नहीं कह रहा कि जी, जी। चाइना ऐसा बोलेगा, मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ आपको। जी, जी। फ़र्ज़ कीजिए चाइना कहता है कि हमें अफ़गानिस्तान में जाना है हाँ, और हम अपने लोग नहीं वहाँ पे डालना चाहते सिक्योरिटी के लिए। राइट।
अगर वो पाकिस्तानी फौज से बोलता है कि आप हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करें अफगानिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तानी फौज को मना करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हुँ, पाकिस्तानी फौज मना एग्री। करेगी या नहीं करेगी, मैं ये नहीं कह रहा। जी, जी, वो बिल्कुल। तो उस समय जो हालात होंगे वो करेगी पाकिस्तानी बिल्कुल, फौज, बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तानी फौज को मना करना बहुत मुश्किल हो जाएगा चाइना को। क्योंकि ओके। चाइना से इतना कुछ ले चुके हैं आप। चाइना से हुँ, इतना ज़्यादा हुँ, हुँ, हुँ। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर उनके हाथ में है, आपके एयरपोर्ट्स उनके हाथ में है, बिल्कुल। आपका सब कुछ उनके हाथ में है कि अब वो जो सूदखोर है, यस। जो कि गुर्दा कलेजी रखवा लेता है, गोश्त बिल्कुल, रखवा लेता है, बिल्कुल, बिल्कुल। उसको कैसे मना करेंगे? ये एक इश्यू है, तो ये हम लोग भी जानते हैं इंडिया में। और जो हम लोग जब सोचते हैं, हमारे यहाँ जब स्ट्रैटेजी बनती है, तो इस चीज़ को सोच के बनती है कि पाकिस्तान इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ चाइना हुँ, हुँ, एंड हुँ। एट अ सर्टेन लेवल ऑफ प्रेशर पाकिस्तान विल डू व्हाट चाइना टेल्स इट टू डू। वो डिपेंड करता है कि पाकिस्तान कितना ओके। रोक सके, कितना ना रोक सके, ये बात है। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा मेजर साहब एक चीज़ बिल्कुल आपकी ये बात सही है कि अनफॉर्च्यूनेटली हमने अमेरिका के लिए भी रशिया के साथ हमने मतलब ये सारा कुछ किया, फिर अफ़गानिस्तान में दोबारा अमेरिका के लिए सारा कुछ हुआ। लेकिन मतलब चाइना के साथ मैं देखता तो हूँ बड़े करीब से इस्लामाबाद में बैठकर कि जी ताल्लुकात बड़ी बातें होती हैं। लेकिन अमेरिका के साथ जो आज भी हमारे मतलब इतनी खराब रिलेशंस के बावजूद में जो अमेरिकन्स को देखता हूँ, फिर चाइनीज़ को देखता हूँ, तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस मुझे फ़ील होता है मतलब वो मुझे नहीं पता मे बी आई एम रॉन्ग लेकिन वो अमेरिकन्स के साथ ज़्यादा अपनाइयत फ़ील होती है और चाइनीज़ के साथ वो चीज़ नहीं होती। अब मुझे नहीं देखिए पता मेरी अपनी एक असेसमेंट है ये। नहीं, 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 आपकी असेसमेंट नहीं है, असेसमेंट ये एक जेन्युइन चीज़ जो आप बात कर रहे ठीक, हैं। ठीक। उसका रीज़न है कि कहीं जी, न कहीं जो पाकिस्तानी अशराफिया है, जी, उसको ये बात पता है कि अमेरिकन्स क्या हैं और चाइनीज़ क्या हैं, जी। राइट? देखिए, बात ये है कि पाकिस्तान में कहा जाता है कि अमेरिका ने धोखा दिया हाँ, बिल्कुल। और हमारा इस्तेमाल करा वॉर ऑन हाँ, टेरर पे और हमें छोड़ के चले गए। अमेरिकन्स कहते हैं कि साहब हमने इस्तेमाल नहीं करा, आपने हमसे बोला कि हम आपके लिए काम करेंगे, बिल्कुल। आपने हमें बोला कि इतना पैसा लगेगा, हमने उतना पैसा दिया। अब अगर मैं रेस्टोरेंट में जाता हूँ और मैं रेस्टोरेंट के मैनेजर को बोलता हूँ या वेटर को ये बोलता हूँ कि मुझे खाना खाना है, बिल्कुल। वो इसमें खाने वाला जो है ये पाकिस्तानी हो गया और रेस्टोरेंट का वेटर हो गया, वो अमेरिकन हो गया, मैनेजर अमेरिकन हो गया। ठीक है, अब आप ये देख लीजिए कि अगर वो बंदा खाता है उसी रेस्टोरेंट पे लगातार दर लगातार और उसका वजन बढ़ता है, बिल्कुल। उसकी हेल्थ खराब होती है, तो ही कैन नॉट ब्लेम द मैनेजर। यस, आप घर पे खाइए, घर का खाना ज्यादा हेल्दी है, आप बाहर का खाना बिल्कुल, खाएंगे आपकी सेहत खराब होगी। तो अब बिल्कुल। ये ब्लेम करना कि सब अमेरिका की वजह से हम वॉर ऑन टेरर, देखिए अमेरिका तो नहीं गई थी, वो तो जियाउल हक साहब थे जो प्रपोजल लेकर गए थे अमेरिका, सबको पता है, इतिहास है कि साहब बिल्कुल, आप हमें इतने डॉलर दीजिए, हम मुजाहिदीन को वो करेंगे। तो फिर बिल्कुल। जो तालिब इल्म थे, छोटे छोटे बच्चे थे, 17-18 साल के, मदरसों उनको के। लेकर गए, मदरसों के बच्चों को हुँ, लेकर गए, फिर तालिबान बनाया। तो ये कैसे ये अमेरिकन पैसे से बना, ये अमेरिकन मफाद के लिए बना, अमेरिकन फायदे के लिए बना, इसमें कोई शक नहीं और अमेरिका भी मना नहीं कर रहा। लेकिन अगर पाकिस्तान ये कहता है कि हमने हमारा फायदा नहीं था इसमें और हमने सिर्फ यारी दोस्ती में कर यस, दिया और यस। यारी दोस्ती में हमने जानें लुटा दी, ये बात गलत है। फायदा दोनों का था। दोनों ने राइट। मुनाफ़िकत दिखाई है। ज़ियाउल हक ने भी मुनाफ़िकत दिखाई है, उस समय अमेरिकन स्टेट ने भी मुनाफ़िकत दिखाई है। दोनों हिपोक्रेसी दिखाई है दोनों ने। दोनों ने एक-दूसरे का फ़ायदा उठाया है। जहाँ यस, पे पाकिस्तान ने अमेरिका का बेवकूफ़ बनाना था, उन्होंने बनाया। जहाँ पे अमेरिका ने पाकिस्तान का बनाना था, दोनों ने एक-दूसरे को बेवकूफ़ बनाया, दोनों ने पैसा कमाया, एग्ज़ैक्ट खूब ऐश करी है। हाँ, लेकिन अमेरिका को तो एक दिन ये पाकिस्तान को सोचना चाहिए था कि एक ना एक दिन अमेरिका जाएगा वापस। हुँ, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। क्योंकि वो अफ़गानिस्तान के बगल में थोड़ी ना रहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो तो 8-10 हज़ार किलोमीटर दूर रहते हैं, बिल्कुल, 15,000 किलोमीटर बिल्कुल। दूर रहते हैं। वो एग्ज़ैक्टली, क्यों यहाँ पे उनका वो तो एक मियाद लेकर आते हैं ना, इतनी इतनी मियाद है 10 साल, 20 साल। उसके बाद दे हैव टू गो बैक। सो दे हैव बिल्कुल। गॉन बैक जब काम उनका अर्लियर खत्म आल्सो। हो गया उन्होंने क्या करना फिर यहाँ पे? देखिए, अगर आपका सगा भाई भी हो, जी, आपका सगा भाई भी जिससे आपकी बहुत प्यार हो, बहुत मोहब्बत हो, जी। आपकी फैमिली और उनके फैमिली बिल्कुल ऐसे हैं कि बिल्कुल एक-दूसरे पे जान-निसार करते हैं। बिल्कुल, वो बिल्कुल। भी वो भी अगर छुट्टी पे आएँगे ना, तो 2 हफ्ता रहेंगे, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता रहेंगे, फिर तो वापस अपने घर जाएँगे। आपके घर में सेटल थोड़ा ना हो जाएँगे। तो ये नहीं, पाकिस्तान का मानना कि अमेरिकन यहीं पे रहेंगे, ताउम्र यहीं पे रहेंगे अगले 150-200 साल तक, तो ये तो गलत चीज़ है ना ऐसा ओके, सोचना। तो वो राइट, चले गए राइट। और ये ओके। दोबारा आएँगे अफ़गानिस्तान में, आपको बता रहा हूँ आज आपकी शो पे। हुँ, हुँ, हुँ। मैं और मुझे जो लग रहा है वो दोबारा आएँगे अफ़गानिस्तान और इस बार वो कोशिश करेंगे कि अगर उन्होंने लैंड रूट से आना है और सी रूट से आना है तो ईरान के रास्ते आएँगे।
ओके, यानी ईरान का इसका मतलब है कि ईरान के ऊपर से वो सैंक्शंस वगैरह खत्म होने वाली हैं, इसका ये देखिए, नहीं, देख सक इतनी जल्दी नहीं। अच्छा, ईरान के ऊपर सैंक्शंस खत्म होने में 1 दिहाई लग जाएगी। ओके, राइट, 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 राइट। अच्छा, लेकिन जी, 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 लेकिन लेकिन अब दोबारा किस उसके लिए आएँगे पर्पज़ के लिए? आपको क्या लगता है कि क्योंकि अब तो तालिबान भी उनके साथ सेटल डाउन हो गए हैं, ठीक है, पाकिस्तान के साथ उनके मसले-मसाइल चलते रहते हैं, लेकिन वो तो पता नहीं जब तक अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान है, तो आपस में शायद ये मसले-मसाइल ख़त्म नहीं होने, चलते रहेंगे। देखिए अफ़गानिस्तान में एक तो बहुत बड़ा पता नहीं किसी ने फ्रॉड बोला कि $3 ट्रिलियन का वहाँ पे कॉपर है, हाँ, ज़िंक है, बिल्कुल। गोल्ड है, पता नहीं क्या-क्या स्टोरी सुनाई तो सब लोग पागल-वागल हो गए। कारण वो नहीं है, सही, बात वो नहीं है। सही, बात ये है कि ये वही लड़ाई है कोल्ड वॉर की। अगर अमेरिका ने छोड़ दिया और चाइना ने भी छोड़ दिया, सही। तो फिर तो कुछ नहीं होगा। जिस हुँ, दिन अमेरिका को ये लगा कि चाइना आ रहा है और चाइना ने खूब पैसा दे दिया, 4-5 अरब डॉलर दे दिए तालिबान को और ओके। तालिबान को खरीद लिया, तो आपको पता है अमेरिका क्या करेगा? हुँ, हुँ। सिंपल सी चीज़, अचानक एक दिन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे, ठीक है साहब? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देखेंगे दुशान्बे में, जी, जिसमें बोला जाएगा कि नॉर्दर्न अलायंस दोबारा ज़िंदा हो गया है। दोस्तम वाला। बस, ओके, राइट, 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 और बिल्कुल, और ये उनको मतलब ईरान की सपोर्ट भी है, और मतलब ईरान के अपने भी काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं अफ़गानिस्तान में, ऐसा नहीं है, वो कर सकता सर है। ये न नॉर्दर्न अलायंस के तो जितने भी लोग हैं, ताजिक हैं ये लोग उस तरफ के। यस, अफ़गान ये अफ़गानी हैं बिकॉज़ ऑफ नेशनैलिटी बट यस, एथनिसिटी इनकी ताजिक है। ताजिक है, बिल्कुल। अच्छा, आज की तारीख में जो पश्तून हैं, जैसे तालिबान है, जी, जी, तालिबान इज़ देवबंदी पश्तून है, सुन्नी मुसलमान बिल्कुल, है ये लोग। एग्री, बिल्कुल। लेकिन तालिबान की जो सॉरी पश्तूनों की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं है अफ़गानिस्तान में। हाँ, वहाँ पे हज़ारा भी हैं, वहाँ पे बलोच भी बिल्कुल। हैं, वहाँ पे ताजिक भी उज़्बेक हैं, भी हैं, वहाँ पे उज़्बेक भी हैं। तो बिल्कुल। वहाँ पे अलग-अलग किस्म के लोग हैं, पंचेरी बड़े अलग-अलग किस्म के। स्ट्रॉन्ग है वहाँ पर। जी, अब बात ये है कि अभी अमेरिका चुप बैठा है क्योंकि अमेरिका का ध्यान चीन की ओर है। ओके। जिस दिन अमेरिका को लगा जिस दिन अमेरिका हुँ, को लगा अमेरिका ने क्या करना है? अमेरिका ने सिर्फ़ वहाँ पे जाके अपने एम्बेसडर को भेजना है और बोलना है कि ठीक है जी, ओके, हर महीने हम कुछ नहीं करेंगे, हर महीने हम आपको 1 अरब डॉलर देंगे, हर महीने। बिल्कुल, हम आपको बिल्कुल, बिल्कुल। बेशुमार हथियार देंगे, आपको हम हमारे स्पेशल फोर्सेस वाले ऑपरेट करेंगे, जो हमारे ब्लैक वाटर टाइप के हैं, प्राइवेट हाँ, बिल्कुल, एजेंसीज़, बिल्कुल। वो आपके साथ वो करेंगे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम आपको देंगे, राइट? हुँ, हम हुँ, आपको हुँ, हेलीकॉप्टर चलना सिखाएँगे, हुँ। हम आपको लेटेस्ट गनशिप हेलीकॉप्टर गनशिप्स देंगे। आप इंतज़ार फैलाइए अफ़गानिस्तान में। राइट, राइट, और ये वहाँ पे तो मेरे ख़्याल में काफ़ी एक आसान चीज़ इसलिए लगती है कि बहुत सारे ग्रुप्स हैं वहाँ पर, और वहाँ पे फिर इस तरह की चीज़ें ऑपरेट करना, मेरे ख़्याल अगर वेपन भी हो और साथ में डॉलर की पावर हो, तो फिर ये तो काफ़ी एक आसान चीज़ है। अच्छा मेजर साहब, एक बिल्कुल। चीज़ और देखने को मिल रही है कि नुपुर शर्मा साहिबा का जो इश्यू हुआ था, वो कंट्रोवर्सी तो ख़ैर बहुत अब पुरानी हो गई है, मैं उसकी तरफ नहीं जाना चाह रहा। लेकिन हमारे फ़ॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि शायद उनको कोई रिलीफ़ मिला है कोर्ट से। तो उन्होंने कहा कि अब जाके हम यूनाइटेड नेशन में ये जो मुकदमा है ये लड़ने की कोशिश करेंगे, बिलावल साहब ने कहा। क्या कैसा देखते हैं कि मतलब पहले कश्मीर था हमारा फ़ोकस, अब नुपुर शर्मा पे आगे क्या वजूहत आपको नज़र आती है? कि कश्मीर को छोड़ दिया जो कहा जाता है कि इमरान खान साहब ने दे दिया था मोदी जी? नहीं मैं आपको बताता हूँ, देखिए ना थोड़ा-सा अगर आपकी इजाज़त हो तो 2 प्लीज़ 4-5 सर, मिनट प्लीज़, में पूरा प्लीज़। ज़रूर, ज़रूर। त त तफ़सील से समझाऊँ। श्योर, देखिए, जहाँ तक नुपुर शर्मा की बात है, नुपुर शर्मा का 12-15 जगह एफआईआर था बिल्कुल। और नुपुर शर्मा की जान को भी खतरा था। जी, बिल्कुल। नुपुर शर्मा की सिर्फ़ ये रिक्वेस्ट थी कि मेरे ऊपर जो भी केस आप चलाएँगे, आप चलाइए। मुझे केसेज़ में रिलीफ़ नहीं चाहिए। ओके, आप जो केसेज़ चलाएँगे मैं फेस करूँगी। लेकिन ओके, जो मुझे थ्रेट है, अगर आप ये चाहते हैं कि एक केस मेरे खिलाफ साउथ में है, एक नॉर्थ में है, एक ईस्ट में है, वेस्ट में है, सेंट्रल में है, तो मेरी जान को खतरा है, मुझे तो कोई मार देगा। इसीलिए मैं दिल्ली में ओके। रहती हूँ, आप सारे के सारे दिल्ली हाई कोर्ट में शिफ्ट करिए केस। राइट। और मैं सारे केस सारे एफआईआर जितने भी हैं, सारे फेस करूँगी। जी, तो उन्होंने सिर्फ और ये इंडियन लॉ अलाउ करता है, इसका प्रेसिडेंस है। तो नुपुर बिल्कुल। शर्मा के लिए जो भी कोर्ट्स ने करा, वो कोई स्पेशल नहीं करा। राइट, ऐसा 10 बार पहले हो चुका है इंडिया में। ओके। अब बात ये है कि जो बिलावल भुट्टो साहब ने ये बोला कि हम केस लड़ेंगे। मुझे लगता है कि जो पाकिस्तानी जो सियासतदान हैं, वो
थोड़ा सा जिसको कहते हैं कि इमोशनल गेम ज्यादा खेलते हैं पब्लिक के साथ, क्योंकि इस्लामिक मुल्क है, इस्लाम को लेके और मोहम्मद साहब को लेके लोग थोड़े से पॉजिटिव भी हैं, मोहब्बत भी है, इंतहा वाली मोहब्बत है, और कोई भी चीज हो जाती है लोग रिएक्ट करते हैं, जाहिर सी बात है। तो उस चीज का ये लोग उस चीज का इमरान खान साहब भी फायदा उठा रहे हैं एक तरीके से, उसी चीज का बिलावल भुट्टो साहब भी फायदा उठा रहे हैं। दे आर टेकिंग एडवांटेज। इमरान खान कहते हैं कि सब कब्र में आपसे सवाल पूछे जाएंगे अगर आपने हाँ, पीटीआई के लिए वोट नहीं दिया। ये कह रहे हैं नौकर शर्मा के ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब ये देखिए, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जी, वो तो गोरे हैं, जो जिनके पास ये कोर्ट केस ले जा रहे हैं बिल्कुल, वो गोरे हैं। वो कहते हैं कि जितनी भी मजहब हैं, वो हिंदू धर्म है, इस्लाम है, सिख है, ईसाई है, इन सब के बारे में आप तनकीद करें और बुरी से बुरी बातें बोलें, ये आपका हक है। वो तो गोरा मानता है। बिल्कुल, और गोरा सबसे पहले खुद अपने मजहब के ऊपर दिन भर तनकीद करता है बैठ के। बिल्कुल। जीसस क्राइस्ट के ऊपर जो जो चीजें हैं गोरों हाँ, ने खुद कही हैं, अगर आपने कभी पढ़ ली तो आप हैरान माथा पीट लेंगे कि ये लोग पागल हैं, क्या बात कर रहे हैं। लेकिन वो लोग कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। भाई वो तो आखिरी पैगंबर जीसस क्राइस्ट को मानते हैं बिल्कुल, ईसाई। आप मोहम्मद साहब को आखिरी पैगंबर मानते बिल्कुल। हैं, है ना। जी, और बिल्कुल। और जो हीरोज और जो होली फिगर्स उसमें हैं, क्या नाम कहते हैं, जो बाइबल में है, वो जी, काफी हद तक कुरान में है। बिल्कुल है। जो यस, प्रॉफिट मोसेस को आप लोग मूसा बोलते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली, है ना। यही तो स्टोरी है, और क्या है। बिल्कुल है। वो डेविड बोलते हैं, आप लोग दाऊद बोलते हैं, दाऊद बोलते हैं, बिल्कुल। है ना। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। वो जोसेफ बोलते हैं, आप यूसुफ बोलते हैं। यूसुफ बोलते हैं, जो- बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, इट इज द सेम थिंग। एग्ज़ैक्टली। सो जो जुडाइज्म से चलते आ रहे हैं, जो इस्लाम से चलते आ रहे हैं, जो क्रिश्चियनिटी से चलते आ रहे हैं, वो हुँ, लगभग फिगर्स एक ही हैं। ओके, जो होली फिगर्स ज्यादातर इसमें एग्ज़ैक्टली, इसलिए अहले किताब बोलते हैं पीपल ऑफ अ बुक, बिल्कुल, सेम बिल्कुल। बुक। तो अभी 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 फकर साहब स्टोरी ये है ना कि ये लोगों को बोलने के लिए कि हम इसका केस लड़ेंगे। आप पूरा हक है, आप केस लड़िए, आपको जो केस लड़ना है आप जरूर केस लड़िए। बट गोरे इससे शॉक हो जाएंगे कि आप ऐसा केस क्यों। हम तो चाहते हैं कि लोग, और वो तो चाहते हैं कि लोग और सवाल पूछें, उल्टी सीधी बात करें, क्योंकि उनकी हुँ, सोसाइटी वैसी है। बिल्कुल, बिल्कुल, उनकी सोसाइटी ऐसी। जहां तक कश्मीर एग्ज़ैक्टली, की बात है, जी, मुझे लगता है कि कश्मीर के मामले में इमरान खान साहब की इतनी तनकीद नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जी, देखिए, अगर अगर इमरान खान साहब की जगह जरदारी साहब होते, जी, या इमरान खान की जगह नवाज शरीफ साहब होते, तो ये क्या कर जी, लेते। हुँ, देखिए, बात ये ना, इन्होंने भी ऐसी करना था कुछ। इमरान खान साहब ने गुस्सा हो गए, मोदी जी को गालियां दे दी, ट्वीट कर लिया, कहानी खत्म हो गई। बिल्कुल, बात ये है कि 370-35 से तो बाद में आया ना। जी, 370-35 से तो 2019 को आया। जी, कश्मीर कश्मीर बहुत पहले पाकिस्तान के हाथ से निकल गया था, राइट, बहुत पहले निकल गया था, दिहाइयों पहले कश्मीर निकल चुका है पाकिस्तान के हाथ। बस ओके, पाकिस्तान में वो, और जो अशराफिया, उसमें रियलाइजेशन भी है, हाँ, कि निकल गया। यस, लेकिन अब लोगों के सामने कैसे बोल दें यार कि ये कि हो हमने तो चुका तुम्हें है। बोला था कि हाँ ये हो चुका है, ये तो हाथ से निकल गया। तो उनके हुँ, लिए बड़ी प्रॉब्लम है कहने की, क्योंकि आपने अगर एक बार बोल दिया। एक कहानी हुँ, अंग्रेजी में कि एम्परर हैड नो क्लोथ्स, आपने सुनी होगी वो यस, कहानी यस, कि बादशाह बिल्कुल, बिल्कुल, बादशाह सलामत तो नंगे हैं, बादशाह एग्ज़ैक्टली, सलामत तो कपड़े ही नहीं पहने उन्होंने। बिल्कुल, तो अब ये बिल्कुल, कैसे बोल दें कि बादशाह सलामत नंगे? यू कैन नॉट से दैट। आप पब्लिक को नहीं बोल सकते, ये हुँ, पब्लिक खा जाएगी हुँ, आपको। आपने शेर की सवारी करी है ना फकर साहब, बिल्कुल, अब शेर से उतरे कैसे। तो ये चीज है। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि आखिरी चीज मैं इसमें ऐड करना चाहता जी हूं विद योर प्लीज़, परमिशन। जी प्लीज़, फकर फकर साहब, इंडिया का कोई भी, इंडियन गवर्नमेंट की ये पॉलिसी नहीं है, या कोई भी ऑफिशियली अनऑफिशियली इंडिया ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान को निगल ले। ओके, वी आर नॉट। अब पता है राइट, क्यों? एक जमाने में लोग बोलते थे, आजकल पाकिस्तान के हालात को देख के इतने डरे हुए हैं लोग कि यार अगर मिल भी जाएगा तो इसका करेंगे क्या, इसको अमेरिका नहीं संभाल पाएगा। आप सोचिए ना कि बिल्कुल, इसको इसको अमेरिका, चाइना, रशिया, इंडिया मिलके पाकिस्तान नहीं संभाल सकते। बिल्कुल सही, हम लोग 1,000 अरब का एक ग्रुप एक बनाए। इंडिया बोले हम 100-200 हम दे देंगे बिलियन, जी, जी, रशिया बोले 100-200 हम दे देंगे, चीन बोलेगा हम 300-400 हम दे देंगे, और 200-300-400 अमेरिका दे देगा। हमने एक बनाया, एक हमने फोर्स बनाई और बोला कि हम
it has gone totally off the rails. यस, ये तो nobody wants it. जो मसला है वो गिलगिट बाल्टिस्तान का है, मसला है पीओके का, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको आप लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं। जी जी जी, मसला इंडिया के लिए सिर्फ वो है। इंडिया का जो हाँ, सीपैक का मामला है वो भी उससे जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, और मैं ऑन रिकॉर्ड बोलता हूं एज एन इंडियन फौजी, मुझे कराची लाहौर नहीं चाहिए, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई डोंट वांट इस्लामाबाद, मुझे नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता इंडिया में शामिल हो, मुझे ओके, नहीं इंटरेस्ट है कोई, क्योंकि मैं राइट। सर मैं मुझे बीपी से मर जाऊंगा मैं यहाँ पे। लेकिन आपको नहीं कर लगता है पाऊंगा। कि इज इट पॉसिबल मेजर साहब, इज इट पॉसिबल कि मतलब जो आजाद कश्मीर है हमारा या फिर जीबी है उसको लेना, मतलब डू यू थिंक कि लिया जा सकता है वापस? मतलब जिस हाँ, तरह हम कश्मीर वाला नहीं ले सकते, एक मतलब ठीक है, एक रियलिटी से हम अगर आंखें फेरते हैं तो एक अलग बात है, लेकिन प्रैक्टिकली हम नहीं ले सकते, सीधी सी बात है, हम कहते हैं जी कर नहीं सकते, तो इस तरह हिंदुस्तान कैसे कर सकता है? मैं आपको बताता हूँ। जी, इसमें ना हम जबकि कहते हैं कि हम कश्मीर ले लेंगे जो पाकिस्तान के हाथ में है, या आप कहते हैं कश्मीर ले लेंगे जो भारत के हाथ में है, बिल्कुल बिल्कुल, वी आर लुकिंग एट काइनेटिक ऑप्शंस इन आवर माइंड। कि आप ये कहते हैं कि पाकिस्तानी पाक फौज जो है वो श्रीनगर के लाल चौक में सबसे परचम लहरा देगी इंशाल्लाह, या फिर इंडिया वाले कुछ कहते हैं कि साहब हम लोग मुजफ्फराबाद में जाएंगे या फिर वहां पे तिरंगा लहरा देंगे। जी जी, किसी भी मुल्क की जमीन लेने का ये तरीका अब ये पुराना हो चुका है। जी, अब जो भी होगा फाइनेंशियल होगा, जो भी होगा डिप्लोमेसी से होगा, जो भी होगा लॉन्ग टर्म होगा, नॉन राइट, काइनेटिक मीन से होगा, राइट। और इसके ऊपर कई सारी ऐसी चीजें हैं दुनिया में, और ये दुनिया में जो इतने मुल्क 1945 के बाद आजाद हुए, उसमें आजादी की तहरीकें तो चली, बट जब 92nd वर्ल्ड वॉर के 10 साल के अंदर करीब 50 मुल्क आजाद हो गए, राइट, 50 मुल्क आजाद हो गए जी, दुनिया भर में, 47 या 50 कंट्रीज, जी, जी, उसमें इंडिया भी शामिल था। और उसमें से कुछ में तो आजादी की तहरीकें भी चली, जैसे इंडिया में बड़ी जोर शोर से चली और लोगों ने राइट, अपनी जानें दी, अपने गले कटवाए लड़ने के लिए। इसमें एक सच्चाई ये भी है कि अंग्रेज फाइनेंशियली बर्बाद हो चुके थे हुँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। जीत बिल्कुल, तो गए, वो जीत बिल्कुल, गए, लेकिन वो फाइनेंशियली खत्म हो चुके थे बिल्कुल। राइट, उनके पास कुछ नहीं था। लंदन बिल्कुल एक मलबे का ढेर बन चुका था, बिल्कुल, बर्लिन जो था मलबे का ढेर बन चुका था, पेरिस जो था मलबे का ढेर बन चुका था बिल्कुल, ज्यादातर। तो बर्लिन बर्लिन जैसे मैं बता रहा हूं, तो जी, ये जी, क्या हुआ कि इनके पास, ये जो कॉलोनियल पास थे, इनके पास थी ही नहीं वो ताकत। और होल्ड इंडिया रखने में की, खास होल्ड रखने की ताकत नहीं थी। और जी, बिल्कुल, इंडिया में जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, जी, जी, नेताजी की आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों की नाक से खून निकाल दिया था हुँ, 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 पूरी तरीके से। मतलब जी, जी, और जब 1946 में सेलर्स की म्यूटनी हुई, जो जितने भी बॉम्बे में जहाज थे, जो इंडियन नेवी थी, इंडियन नेवी ने बोला कि जी जाओ भाड़ में, खत्म। दे गॉट स्कैर्ड ऑफ दिस एंड दे डिड नॉट। हुँ, एक जमाने में अंग्रेज लड़ता, मैं ये कह रहा हूं, एक जी, जमाने में अंग्रेज बिल्कुल, लड़ता और आजाद हिंद फौज आधी वाइप आउट हो गई थी अंग्रेजों से लड़ते लड़ते। हुँ, 50% ऑफ आजाद, 27 से 28,000 या 40,000, पता नहीं कितने लोग, आधे से राइट, ज्यादा, उन्होंने अपनी जानें दे दी आजादी के लिए। लेकिन मैं आपको बताता हूं सबसे जी, बड़ी बात, जी, अंग्रेज बाय 50, 52, 53 इतने खत्म हो चुके थे ना कि देसठ की बॉस अब हमारे बस का नहीं है। तो जब अब हम पाकिस्तान की बात करते हैं ना, जी, किसी भी मुल्क की ताकत उसकी इकोनॉमी से होती है, किसी भी मुल्क की ताकत उसके न्यूक्लियर वेपन से नहीं होती। बेशक, पाकिस्तान ने डे वन से यही अपने लोगों को गलत बताया कि आप क्योंकि एटमी मुल्क हैं इसलिए आपको कोई बर्बाद नहीं कर सकता। हुँ, यस, उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि बेटा जिस दिन बैंक में पैसे नहीं रहेंगे आप अपने आप बर्बाद हो जाओगे, आपका एटम बम आपको बचा नहीं सकता, क्योंकि आपका करेक्ट, एटम बम चाइना को और सऊदी को वापस पैसे नहीं दे सकता। आपका एटम बिल्कुल, बम आईएमएफ के प्रोग्राम को लात मार के भगा नहीं सकता। ना, आपका एटम बम यूएई को आंखें नहीं दिखा सकता। आपका एटम बम अमेरिका को ये नहीं बोल सकता कि हम तुम्हें पैसे वापस नहीं करेंगे। हुँ, तो इसके तरीके बहुत हैं। मैं ये नहीं राइट, कह रहा कि इंडिया ऐसा राइट। करेगा, मैं आपको एक तारीख बता रहा हूं नहीं, इंडिया ऐसा बिल्कुल, करेगा। बिल्कुल, ये बात आपकी सही है, और अगर फाइनेंशियली वीक होता है कोई फैमिली हो या कंट्री हो, तो उसके लिए फिर सर्वाइव करना बड़ा एक मुश्किल काम हो जाता है, और
नो डाउट अबाउट इट कि हमने पिछले अगर हम 20-25 सालों को देख लें या 30 सालों को देख लें, तो इसमें काफ़ी हमारी चीज़ें, एक तो कर्ज़ा बहुत बड़ा है, $116 अरब डॉलर से ऊपर है, और इसके साथ-साथ हमारी जो आमदन है, इनकम हमारी मतलब शायद उससे बहुत कम है, इसलिए हम कर्ज़ों में डूब रहे हैं। लेकिन मेरे साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मेरे पास 2 सवाल और थे, लेकिन क्योंकि टाइम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुका है और काफ़ी आपने बोल लिया। बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम, थैंक एंड यू, व्यूअर्स, थैंक यू थैंक यू। वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ जी। किसी और डिबेट में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।